जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केवी और आज के इस वीडियो में हम इस समय जो एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि जो भी सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर एक आइडिया दे दिया जाए। और अगर आपने इससे पहले पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो यह वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस हमें महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं उनके बारे में जानना है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी के ऊपर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ से भी आपके एनटीपीसी में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है वह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उस समय हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे। हमारे संविधान में 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी, यानी कि 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल हमारे संविधान में शामिल थे। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो इसमें अनुच्छेदों की जो संख्या है वह बढ़ के हो गई है 448। कितनी है? 448 हो गई है। भागों की संख्या हो गई है 25 और यहाँ पर आपको 12 अनुसूची देखने को मिलेगी। तो ये पॉइंट सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में हमारे यहाँ पर 448 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची आपको देखने को मिलेगी। अब वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के द्वारा जो हमारे बैंक के एग्जाम हैं उनके लिए कंडक्ट करवाए जा रहे स्पेशल टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो मनीष ग्रोवर सर, इनके द्वारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा 6 फरवरी को एसबीआई पीओ एग्जाम के लिए, और जो भी यहाँ पर टॉपर होंगे वह डायरेक्टली मनीष ग्रोवर सर से ही बात कर सकते हैं। परफेक्शन सीरीज का जो टेस्ट है वह निमिषा बंसल मैम के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपके आरबीआई ग्रेड बी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होगा। 7 फरवरी को ये टेस्ट है और यहाँ पर जो हमारे 100 टॉप स्टूडेंट होंगे वह डायरेक्टली जूम सीजन के माध्यम से निमिषा बंसल मैम के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो प्रैक्टिस टेस्ट यहां पर होगा आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, और यहां पर जिसकी रैंक 1 आएगी उसे 1 महीने का बैंक एग्जाम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसकी रैंक 2 आएगी उसे अमेजन वाउचर मिलेगा 2000 रुपए का, और जिसकी रैंक 3 आएगी उसे भी अमेजन वाउचर मिलेगा 1000 रुपए का। तो ये टेस्ट आपका होगा 8 फरवरी को दिन में 11 बजे। और एक हमारा टेस्ट अंकुश लांबा सर के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा और ये आपका होगा रीजनिंग का, और ये किसके लिए है? तो ये है एसबीआई क्लर्क प्री एग्जाम के लिए। तो 14 फरवरी और 28 फरवरी को ये दोनों टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे। यहाँ पर भी रैंक 1, रैंक 2 और रैंक 3 को प्राइज दिया जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। तो नीचे इन सभी टेस्ट की लिंक आपको दी गई है, तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। और अगर आपसे कूपन कोड पूछा जाए तो आपको यूज करना है KV10। और अगर आप अनअकैडमी के बैंक का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक नीचे दी गई है, वहां पर क्लिक करने के बाद में आपको यूज करना है कूपन कोड KV10, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग हमारे संविधान के जो 4 शुरुआती अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि इनसे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमारे संविधान का जो भाग 1 है वह संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बताता है। किसके बारे में? संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में पार्ट 1 में चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि हमारा देश भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? हमारा देश जो भारत है वह राज्यों का संघ होगा और इसमें से जो भी राज्य हैं वह भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 1 में सिंपली यही बताया गया है। तो राज्यों का संघ ये कहा गया है आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि मान लीजिए हमारा जो भारतीय संघ है, जैसे कि वर्तमान में हमारे पास में 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, इसके अलावा जो भी बाहर के भाग हैं उनमें से किसी क्षेत्र को अगर भारत अपने भारतीय संघ के अंतर्गत लाना चाहता है, यानी कि उसे भारत में मिलाना चाहता है, तो उसके बारे में प्रावधान आर्टिकल 2 में दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 3 की, किसकी? अनुच्छेद 3 की, तो इसमें हमारी संसद के पास में शक्ति है कि अगर वह किसी भी राज्य के एरिया को बदलना चाहती है, यानी कि किसी राज्य का एरिया दूसरे राज्य में मिलाना चाहती है, तो एरिया बदल सकती है, नाम बदल सकती है, या फिर जो हमारे राज्यों से संबंधित अन्य प्रावधान है उन सभी को कर सकती है हमारी संसद। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 3 के तहत।
तो ये हमारे शुरुआती 3 अनुच्छेद हो गए। चौथे की बात करें तो चौथे के बारे में बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 2 और 3 का यूज कैसे किया जाएगा, ये हमारे आर्टिकल 4 में बताया गया है। तो बस शुरुआती आपको ये 3 अनुच्छेद याद रखने हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पार्ट 2 है, यानी कि जो हम भाग 2 है, उसमें नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है और इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। तो बस इसके बारे में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद यहां पर आपके लिए महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। अब हम चलेंगे सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के ऊपर, यानी कि हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का जिक्र किया गया है और इसमें हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक के प्रावधान दिए गए हैं। तो आइए इनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो इसे कई सारे भागों में बांटा गया है, जैसे कि समानता का अधिकार है आर्टिकल 14 से 18 तक, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 तक, उसके बाद में है शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में, फिर हमारा आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, उसके बाद में है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 से 30 के बीच में, उसके बाद में है संपत्ति का अधिकार और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था, और एक हमारा है आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये है आर्टिकल 32 में। तो यहां से भी कई सारे प्रश्न एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो इसको एज इट इज आपको याद रखना है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको इसके टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक के आर्टिकल देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और वहां से आप उस पार्टिकुलर टॉपिक के यहां पर जो भी आर्टिकल होंगे उन्हें देख सकते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग 2 और अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। तो आसान सा अनुच्छेद है, जब आप हमारे मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे या संविधान के अन्य कई सारे अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो उनमें आपको एक टर्म मिलेगा राज्य यानी कि स्टेट। तो यहाँ पर आर्टिकल 12 में जो हमारा स्टेट होता है उसकी परिभाषा दी गई है। स्टेट का मतलब यहाँ पर हमारे राज्य नहीं है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये केवल स्टेट नहीं है। स्टेट में हमारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या जो हमारी बहुत सारी सार्वजनिक कंपनियां हैं या जो हमारी अन्य कंपनियां हैं, उन सभी को राज्य के अंदर शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 13 के बारे में ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कि मूल अधिकारों के साथ में मेल नहीं खाता है तो वह कानून अपने आप नल एंड वाइड हो जाएगा, यानी कि वह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 13 में। अब बात करते हैं हमारे समता के अधिकार के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें कुल मिलाकर के 5 अनुच्छेद दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो हमारा है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये सिंपली कहता है कि कानून के सामने होते हैं सब बराबर। क्या होते हैं? कानून के सामने सब होते हैं बराबर। तो विधि के समत समता की बात की गई है आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 क्या है? तो आर्टिकल 15 कहता है कि जो हमारे राज्य होंगे, राज्य मैंने आपको बता दिया कि इसमें कई सारी चीजें शामिल होती हैं, तो जो हमारा राज्य होता है वह किसी भी व्यक्ति के साथ में धर्म, जाति, वंश, इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, धर्म, जाति या वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का विभेद नहीं होगा, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। तो नौकरी में सबको समान अवसर मिलेगा, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 16 में, लेकिन इसी के अंतर्गत हमारे संविधान में आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16 में कहा गया है कि नौकरी में सबको समानता मिलेगी, ये कहा गया है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत आप बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर ऐसा कोई करता है तो उसे यहाँ पर दंड दिया जाएगा। और फिर हमारा होता है अनुच्छेद 18। तो यहाँ पर उपाधियों का अंत किया गया है। इसका मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो उसके पहले कई सारे जो लोग थे उनको अंग्रेजों के द्वारा विभिन्न उपाधियां दी जाती थी। किसी का राय बहादुर, किसी को बंदा बहादुर, किसी को शेर खां। तो इस टाइप की जो उपाधियां थी उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि जो भारत रत्न का पुरस्कार होता है, पद्म भूषण का पुरस्कार होता है, तो ये सारा उपाधियां व्यक्ति के द्वारा रखी जा सकती है। तो आइए एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सिंपली याद रखिएगा, आर्टिकल 14 कानून के सामने सब बराबर हैं। अनुच्छेद 15 यहां पर किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 नौकरी यानी कि लोक नियोजन में सबको समानता मिलेगी। अनुच्छेद 17 छुआछूत बिल्कुल नहीं आप करेंगे और अनुच्छेद 18 आप कोई भी उपाधि नहीं रखेंगे। तो ये हमने बात की समानता के अधिकार की। अब बात करते हैं यहां पर जो हमारे संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये जो अधिकार है ये आपको मिलेंगे अनुच्छेद
19 से लेकर के 22 के बीच में। तो सबसे पहला आता है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या है? तो ये वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, यानी कि इसमें आपको कई सारे प्रावधान देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक हमारा है बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता की बात भी इसी आर्टिकल में की गई है। उसके अलावा एक जगह पर आप इकट्ठा हो सकते हैं, तो इसकी भी आज़ादी दी गई है। अब इकट्ठा हो सकते हैं तो आप सभा और समूह भी बना सकते हैं। इसके अलावा घूमने की आज़ादी है आपको पूरे देश में। हालांकि कुछ हमारे जो जनजातीय वाले इलाके हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया है। फिर बात करते हैं भारत में निवास की। तो भारत में निवास की भी आपको छूट है, कहीं भी आप निवास कर सकते हैं। और अगर आप कहीं निवास कर सकते हैं तो अपनी आजीविका भी चला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके अनुच्छेद 19 में दी गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 20 की। तो अनुच्छेद 20 ये हमारे संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है और इसमें बताया गया है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने मूवी में देखा होगा कि वहां पर कहा जाता है कि जब तक आपका अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को आप दोषी नहीं कहेंगे। तो वो कहां पर कहा गया है? वह आपके इसी में कहा गया है। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति है तो उसे आप जबरन ये नहीं कहेंगे कि इस अपराध को आप कबूल करिए, यानी कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने का किसी के ऊपर प्रेशर नहीं दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जिस समय उसने अपराध किया था उस समय जो उस अपराध के लिए सजा थी वही उसे दी जाएगी। यानी कि मान लीजिए 2010 में किसी ने कोई अपराध किया और वहां पर उसके लिए जो सजा का प्रावधान है, अगर सजा आपके 2020 में सुनाई जा रही है तो अपराध जब हुआ था उसी समय के कानून के अनुसार उसे सजा सुनाई जाएगी। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे अपराधी होते हैं उनसे संबंधित अनुच्छेद 20। फिर बात करते हैं आर्टिकल 21 की। तो ये कहता है जीवन का अधिकार, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की जो बात है वह अनुच्छेद 21 में की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि हमें जीने के लिए स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, या इस प्रकार से जो भी हमारे मूलभूत चीज़ें होती हैं उनको रखा जाता है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। तो सुप्रीम कोर्ट टाइम टाइम पे डिसाइड करता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। अगर आपको याद हो तो 2 से 3 साल पहले जो हमारे निजता का अधिकार था उसको भी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 21A की। तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ये जो अनुच्छेद है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया था। और इसमें कहा गया है कि जो हमारे राज्य होंगे उनका ये कर्तव्य होगा कि 6 से जो 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाए। तो ये अनुच्छेद 21 में कहा गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 22 में। तो इसमें गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, यानी कि अगर आपको कोई पुलिस आकर के गिरफ्तार करती है तो उसे आपको यहाँ पर रीजन बताना होगा कि किस लिए वह आपको गिरफ्तार कर रही है। इसके अलावा आपको गिरफ्तार किए जाने के बाद में 24 घंटे के अंदर जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके सामने प्रस्तुत करना होगा। तो इस प्रकार के प्रावधान हमारे अनुच्छेद 22 में दिया गया है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 में किसकी बात की गई है? एक मिनट। अनुच्छेद 19 में बात की गई है वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी की, यानी कि सिंपली बोलने की आज़ादी की। अनुच्छेद 20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम अनुच्छेद 21 की बात करते हैं तो जीवन जीने का अधिकार, यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद यहाँ पर 21A की, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा राज्य। और अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण के बारे में। तो ये हमने बात कर ली स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। अब चलते हैं आगे और यहां पर बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकारों की। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे संविधान में मूलभूत रूप से 2 अनुच्छेद दिए गए हैं। एक तो है आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में कहा गया है कि आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने कई सारे मूवी में देखा होगा कि वहां पर मानव को खरीदा बेचा जाता है, यानी कि इंसानों को खरीदा बेचा जाता है। तो मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। जबरन आप किसी से मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, यानी कि आप बुला लिए कि ये यहाँ आओ और उससे काम करवा लिया, आपने उसको पैसा नहीं दिया तो जबरन मजदूरी आप नहीं करवा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी भी नहीं करवा सकते हैं, यानी कि किसी को आप अपने यहाँ पर रख करके जबरदस्ती उससे काम करवा रहे हैं और उसे उसका वेतन नहीं दे रहे हैं। तो इन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। उसी प्रकार से अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो हमारे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होंगे इन्हें आप किसी भी प्रकार के खतरनाक कामों में नहीं लगाएंगे।
तो ये कहा गया है अनुच्छेद 24 में। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 23 हमारे किसी भी प्रकार के मानवों के साथ में जो शोषण होता है उनके ऊपर रोक लगाता है, और अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो ये जो बच्चों के साथ में शोषण होता है उनके ऊपर रोक लगाता है। तो ये हमने बात कर ली शोषण के विरुद्ध अधिकारों के बारे में। फिर हम लोग अब बात करेंगे जो हमारे यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसमें संविधान में कुल मिलाकर के 4 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है अनुच्छेद 25। तो इसमें धर्म को मानने, आचरण करने और उसके प्रचार का अधिकार दिया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हिंदू लोग होते हैं वह टीका लगाते हैं, तो यहाँ पर उनको रोका नहीं जाता है कि आप टीका क्यों लगाए हैं। जैसे हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वह सिर पे टोपी लगाते हैं या फिर बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रखते हैं, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। या सिख भाई लोग हमारे पगड़ी पहनते हैं, तो ये सारी चीज़ें वे कर सकते हैं और इसके लिए हमारा संविधान इजाज़त देता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 26 की। तो इसमें दिया गया है धर्म के प्रबंधन का अधिकार। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, जैसे कि अगर हम यज्ञ हवन आदि की बात कर लें, या बहुत सारे लोग एक साथ में नमाज पढ़ते हैं, तो इन सभी को भी यहाँ पर छूट दी गई है, यानी कि आप अपने धर्म के संबंध में प्रबंधन कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है सिंपली कि जो भी हमारे धार्मिक कार्य होंगे उनमें अगर आप कोई धन खर्च कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना होगा, और कई सारे लोग इसी के नाम पर टैक्स की बचत भी करते हैं। तो ये कहा गया है अनुच्छेद 27 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 28 की। तो इसमें बात की गई है कि धार्मिक शिक्षा या फिर जो उपासना होती है उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता दी गई है। और इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जो भी हमारे सरकार का धन होगा वह किसी भी धार्मिक कार्यों में यूज नहीं किया जाएगा, यानी कि हमारी जो सरकार है वह पूरी तरीके से धर्मनिरपेक्ष है, तो किसी भी एक धर्म के लिए यहाँ पर सरकारी पैसे का खर्च नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं अनुच्छेद 28 में। तो सिंपल सा है, अनुच्छेद 25 आप अपना धर्म मानिए, बिल्कुल छूट है, आप अपने धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करवा सकते हैं। आप अगर धार्मिक कार्यों में खर्च करते हैं तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा में भी आप शामिल हो सकते हैं और इन सभी की आज़ादी आपको यहाँ पर दी गई है। अब बात करेंगे आगे हम लोग जो हमारे यहाँ पर संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, यानी कि संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार दिया गया है। तो इसमें आपको मिलेंगे 2 अनुच्छेद। पहला हमारा है आर्टिकल 29। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि जो भी हमारे देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी होंगी उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। अब हितों का संरक्षण का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई हमारा एरिया है या मान लीजिए कोई हमारा राज्य है जहाँ पर माइनॉरिटी काफ़ी कम है, तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर मेजॉरिटी में हैं उनके द्वारा इनका शोषण किया जाए, या जो भी इनकी भाषा है, इनकी संस्कृति है, उसको किसी प्रकार से यहाँ पर नुकसान पहुंचाया जाए। तो इसीलिए अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 29 में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 30 में कहा गया है कि जो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वे अपने लिए स्वयं का शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, यानी कि वह संस्थान मुख्य रूप से उन्हीं के लिए होगा। अगर वो लोग मेजॉरिटी में नहीं रहना चाहते हैं तो अपने वे अलग शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं, और इसकी छूट उन्हें अनुच्छेद 30 के अंतर्गत दी गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी अनुच्छेद 31 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि उसे हमारे संविधान से हटा दिया गया था, और वो आपके अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसे हमारे BR अम्बेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था, यानी कि इसे अम्बेडकर साहब ने हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसके बारे में जिक्र अनुच्छेद 32 में किया गया है। कहाँ पर? अनुच्छेद 32 में किया गया है। अब ये होता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने ऊपर आप सभी को मूल अधिकार बताए हैं, इनमें से अगर किसी भी मूल अधिकार का हनन हो जाता है तो उस स्थिति में आप सीधे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, और उनसे कह सकते हैं कि भैया मेरा जो अधिकार है उसको आप लाइए वापस। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ पर 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो रिट जारी करने की जो शक्ति है वह आपको हाई कोर्ट के पास भी मिलेगी, यानी कि आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करता है, और जो हमारा हाई कोर्ट है वह अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करता है। तो ये हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो बस सिंपली आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो हमने यहाँ पर मूल अधिकारों के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक हमारे संविधान में अनुच्छेद है 34,
क्या है 34। तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि जो मार्शल लॉ होता है, जैसे आपने अभी करंट अफेयर में पढ़ा होगा कि अप्सा कानून है, उसको हमारे कुछ उत्तरी पूर्वी राज्यों में बढ़ा दिया गया है। तो जो इस प्रकार के अप्सा जैसे कानून होते हैं वे हमारे अनुच्छेद 34 के अंतर्गत लागू किए जाते हैं और इसी को हम कहते हैं मार्शल लॉ, यानी कि आप कह सकते हैं सैन्य शासन। तो ये हमने जो हमारे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार थे उन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आइए हम लोग चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक मौलिक कर्तव्यों के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा पार्ट 4A में हमारे यहाँ पर मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से जानते हैं। तो एक हमारे यहाँ पर समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे स्वर्ण सिंह साहब। तो इसी समिति की सलाह पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में इसे हमने शामिल किया था। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे और इसके माध्यम से हमारे संविधान में अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया है। किसको? आर्टिकल 51A को। तो इसके बारे में आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे पार्ट 4A के बारे में। और नीचे आप कमेंट में बताइएगा कि जो हमने मौलिक अधिकार में कुल 11 मौलिक कर्तव्यों में 11 मौलिक कर्तव्य जोड़े हैं, उनमें से 10 को तो हमने शुरुआत में जोड़ा था, 11वां इसमें हमने कब जोड़ा था, किस संशोधन के द्वारा जोड़ा था, वह आपको नीचे कमेंट में बताना है। और ये हमने लिया कहाँ से था? तो ध्यान रखिएगा ये हमने लिया था सोवियत संघ ने। जैसे कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसे हमने लिया था अमेरिका से, उसी प्रकार से जो हमारा मौलिक कर्तव्य है इसको हमने सोवियत संघ से लिया था। अब यहाँ पर हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो ये हमारा पार्ट 4 है, पार्ट 5 नहीं है, पार्ट 4 है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो इसमें बात की गई है कि हमारे राज्यों के बारे में कि अगर हमारे राज्य कुछ कानून बनाएंगे अपने यहाँ के नागरिकों के लिए तो उनको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो भी प्रोविजन दिए गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखना है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 40 के बारे में। इसमें हमारे ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है, यानी कि इनका गठन किया जाना चाहिए। आर्टिकल 44 की बात करते हैं तो समान नागरिक संहिता यानी कि सिविल जो कोड है हमारे यहाँ पर, यानी कि सभी के लिए एक समान कानून होना चाहिए शादी विवाह या तलाक के मामले में, उसके लिए अनुच्छेद 44 में बात की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में आर्टिकल 45 तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 21A है वह संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो वो जो हमने संशोधन किया था वह इसी के अनुसार किया था, यानी कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में ये बात की गई है कि राज्य का ये दायित्व बनता है कि वह अपने राज्य के जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करे। तो ये हमने लिया था आर्टिकल 45 से। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 48A की। तो ये एनटीपीसी में अभी पूछा गया है। तो इसमें बात की गई है पर्यावरण के संरक्षण की। पर्यावरण का आप संरक्षण करेंगे, उनका संवर्धन करेंगे। तो ये सारी बातें आर्टिकल 48A में की गई है। और एक हमारा है आर्टिकल 51। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को देश बढ़ावा देंगे या राज्य बढ़ावा देंगे, इनके बारे में अनुच्छेद 51 में बात की गई है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करता है, अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो ये समान नागरिक संहिता की बात करता है, अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है और आर्टिकल 51 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। अब हम चलेंगे हमारे केंद्र की जो कार्यपालिका है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 52 के बारे में। अनुच्छेद 52 में सिंपली ये कहा गया है कि हमारे देश भारत का एक होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? हमारे देश भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 की बात करते हैं तो इसमें हमारे राष्ट्रपति महोदय के कार्यपालिका शक्तियां के बारे में बताई गई हैं, यानी कि सिंपली ये कहा गया है कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति होगा वह कार्यपालिका का प्रमुख होगा, यानी कि नाम मात्र का वह प्रमुख होगा। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा उसके बारे में बताया गया है। और फिर हमारा है आर्टिकल 60, तो इसमें राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है। तो बस आसान सा है, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 52 भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का जो टर्म होता है, यानी कि कितने साल ये राष्ट्रपति रहेंगे, 5 वर्ष, ये बताया गया है। और राष्ट्रपति महोदय जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अब आइए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अन्य सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानते हैं। जैसे कि
एनटीपीसी में लगभग 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान में अनुच्छेद 61 है, यानी कि आर्टिकल 61 है, जिसके माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 72, तो ये भी पूछा जा चुका है। इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर जो राष्ट्रपति है वह किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, यानी कि हमारे प्रेसिडेंट के पार्डन पावर की बात की गई है आर्टिकल 72 में। फिर बात करते हैं आर्टिकल 85 की, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी जो लोकसभा होती है उसके सत्र को राष्ट्रपति बुला सकता है, उसका सत्रावसान कर सकता है, या फिर जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट होती है उसकी सलाह पर लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति महोदय कर सकता है। तो ये अनुच्छेद 85 में बताया गया है। फिर अगर हम अनुच्छेद 123 की बात करते हैं तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अध्यादेश, जिसे हम लोग ऑर्डिनेंस के नाम से जानते हैं, तो जो हमारा राष्ट्रपति है वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश को भी जारी कर सकता है। और फिर एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल 143। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर हमारे राष्ट्रपति महोदय को किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए होती है तो वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह को मांग सकते हैं। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का मन करे तो वह राष्ट्रपति को सलाह दे, अगर उसका मन करे तो वह सलाह ना दे। उसी प्रकार से राष्ट्रपति के ऊपर है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दिया है उसको राष्ट्रपति माने या फिर ना माने। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से यहाँ पर टेम्परेरी प्रोविजन दिया गया है जिससे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के साथ में संवाद या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के साथ में संवाद कर सके। तो थोड़ा सा इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आर्टिकल 61 महाभियोग, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सत्र को बुलाना, उसका सत्रावसान करना या फिर उसका विघटन करना, आर्टिकल 1, 2, 3 तो राष्ट्रपति इसके द्वारा ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। तो यह भी एक प्रकार का कानून ही होता है। जब हमारे संसद के सत्र नहीं चल रहे होते हैं तो उस दौरान राष्ट्रपति इन्हें जारी करता है। और आर्टिकल 143 इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मामले में सलाह ले सकता है। तो ये बात की गई अनुच्छेद 143 में। अब हम लोग आगे बात करेंगे हमारे उपराष्ट्रपति के बारे में। तो उपराष्ट्रपति से आपको बस 2 से 3 आर्टिकल याद रखने हैं। जैसे कि अनुच्छेद 63 में यह कहा गया है कि हमारे देश में उपराष्ट्रपति का भी एक पद होगा। अनुच्छेद 64 महत्वपूर्ण है। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि इनको जो भी वेतन भत्ते या अन्य चीजें मिलती हैं वह राज्यसभा के सभापति के रूप में ही दिया जाता है। और अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया गया है, यानी कि सिंपली ये कहा गया है कि हमारे जो उपराष्ट्रपति होंगे वे 5 वर्षों के लिए यहाँ पर अपने पद पर रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 67 में। तो ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा और आर्टिकल 67 इसमें उनके पदावधि के बारे में बताया गया है। अब हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में। तो 2 से 3 अनुच्छेद यहाँ पर महत्वपूर्ण है। पहला हमारा है आर्टिकल 74। तो अनुच्छेद 74 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति महोदय की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा और इस मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वह होगा हमारा प्रधानमंत्री। कौन होगा? हमारा पीएम इसका प्रमुख होगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 74 में। उसके बाद में एक है अनुच्छेद 78। तो इसमें कहा गया है कि हमारे राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंधी पीएम के दायित्व होंगे, यानी कि पीएम के हमारे ये कर्तव्य होगा कि जो भी हमारे यहाँ पर चीज़ें चल रही हों उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचना दी जाए। तो आर्टिकल 74 इसमें राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 78 इसमें राष्ट्रपति को चीज़ों को बताने के बारे में, प्रधानमंत्री के दायित्वों के बारे में बताया गया है। तो ये हमने बात कर ली केंद्रीय मंत्री परिषद की। फिर अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ की संसद के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 79 है, कौन सा? हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 79 है इसमें संसद के गठन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? संसद के गठन के बारे में आर्टिकल 79 में बात की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 80 की। तो इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में बात की गई है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम 250 मेंबर हो सकते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पर बात की गई हैं? ये बताया गया है अनुच्छेद 80 में। उसी प्रकार से अनुच्छेद 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बात की गई है,
आपने पढ़ा होगा कि लोकसभा में अधिकतम लोगों की संख्या हो सकती है 552, इस समय है 543। तो ये चीजें आपके मेंशन है आर्टिकल 81 में। तो आर्टिकल 79 संसद का गठन, आर्टिकल 80 राज्यसभा में कितने लोग होंगे और आर्टिकल 81 लोकसभा में कितने लोग होंगे, ये चीजें बताई गई हैं। फिर बात करते हैं आर्टिकल 89 की। तो जो हमारे राज्यसभा में सभापति होते हैं या फिर उपसभापति होते हैं, उनके बारे में बताया गया है आर्टिकल 89 में। यानी कि सिंपली आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 89 में ये कहा गया है कि हमारे राज्यसभा में एक सभापति होगा और उसके अलावा एक उपसभापति होगा। उसी प्रकार से अनुच्छेद 93 की बात करें, यानी कि आर्टिकल 93 की बात करें, तो इसमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 79 संसद का गठन के बारे में बात की जाती है, आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना, आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, और आर्टिकल 93 लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं इन अनुच्छेदों में। अब हम संसद के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे। जैसे कि एक हमारे संसद में होता है आर्टिकल 100। क्या होता है? आर्टिकल 100। तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कोई कानून हमारी संसद के द्वारा बनाया जाता है तो उसके लिए यहाँ पर होते हैं बिल। तो बिल सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में प्रस्तुत होते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे मेंबर होते हैं उन सभी के द्वारा इस पे वोट दिया जाता है। अब मान लीजिए क्या हो जाए कि कोई हमारा बिल यहाँ पर वोटिंग के लिए रखा गया और उस वोटिंग में ये पता चला कि इस पे जो पक्ष और विपक्ष में मतदान हुए हैं वो हो गए हैं बराबर, यानी कि 50 वोट यहाँ पर पक्ष में मिले हैं और 50 ही वोट यहाँ पर मिले हैं विपक्ष में। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारे यहाँ पर जो लोकसभा का स्पीकर होगा वह यहाँ पर मतदान करेगा। तो इस स्थिति में लोकसभा के स्पीकर को मतदान का प्रावधान अधिकार दिया गया है आर्टिकल 100 में। तो बस आपको ध्यान रखेंगे कि विधेयक पर जब मत बराबर हो जाता है उस स्थिति में स्पीकर भी निर्णायक मत को यहाँ पर दे सकता है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 105 की। तो हमारी जो सांसद होती है उसके कुछ विशेष शक्तियां होती हैं और उन सभी शक्तियों के बारे में यहाँ पर अनुच्छेद 105 में बताया गया है। फिर एक हमारा है अनुच्छेद 108। तो ये भी एनटीपीसी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब ये क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा बिल होता है उस बिल पर लोकसभा पास करता है, राज्यसभा पास करती है और फिर हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मंजूरी दी जाती है। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा एक बिल है जो कि किसी एक सदन में पास हो रहा है लेकिन दूसरे सदन में पास होने की संभावना कम है, तो उस स्थिति में ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति हमारे बुलाते हैं और जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और इसमें हमारे जो बिल होते हैं उनको पास करा लिया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो ये हमने बात कर ली अनुच्छेद 108 तक। तो अनुच्छेद 100 लोकसभा का जो स्पीकर होगा वह वोट देता है बराबरी की स्थिति में। अनुच्छेद 105 संसद की विशेष शक्ति और आर्टिकल 108 संयुक्त अधिवेशन यानी कि ज्वाइंट सेशन। अब बात करेंगे आर्टिकल 110 की। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। तो अनुच्छेद 110 की बात करें तो इसमें धन विधेयक की बात की गई है। किसकी? जो हमारा मनी बिल होता है उसके बारे में बात की गई है 110 में। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो अनुच्छेद 112। तो अनुच्छेद 112 में हमारे सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, यानी कि जो इसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसके बारे में बात की गई है। तो ये सिंपली हमारा होता है बजट। तो ध्यान रखिएगा, बजट शब्द का कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है। बस आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में बजट के बारे में उल्लेख किया गया है। और फिर हमारा आता है आर्टिकल 117। तो इसमें बात की गई है वित्त विधेयक की। किसकी? जो हमारा फाइनेंस बिल होता है उसके बारे में बात की गई है वित्त विधेयक में। अब एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारे धन विधेयक होते हैं यानी कि मनी बिल होते हैं, जो हमारे वित्त विधेयक होते हैं यानी कि फाइनेंस बिल होते हैं, इनमें कौन सा विधेयक मनी बिल होगा या कौन सा विधेयक फाइनेंस बिल होगा, इसके बारे में निर्णय हमारे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसके बारे में निर्णय लिया जाता है। तो ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने संसद के बारे में जो प्रावधान थे उनको यहाँ पर जान लिया है। अब हम बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। किसके बारे में? हमारे यहाँ पर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 124 को।
तो आर्टिकल 124 में ये बताया गया है कि हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा और इसके गठन की बात यहाँ पर अनुच्छेद 124 में की गई है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 131 की। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के कुछ अधिकार क्षेत्र होते हैं, यानी कि कुछ इसके मूल अधिकार रीजन होते हैं और इनके बारे में आर्टिकल 131 में बताया गया है। उसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 137, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको याद रखना है। आपने पढ़ा होगा जुडिशियल रिव्यू के बारे में, यानी कि न्यायिक समीक्षा के बारे में। न्यायिक समीक्षा होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए हमारी जो संसद है उसके द्वारा कोई कानून बनाया गया। अब ये जो कानून है वह कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, यानी कि जो हमारे संवैधानिक प्रोविजन है उनके आधार पर बनाया गया है या फिर इसमें कोई कमी है। इन सभी के बारे में समीक्षा हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जाती है और ये समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। तो सिंपली आप ये 3 आर्टिकल याद रखेंगे। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट का गठन, आर्टिकल 131 इसके जो मूल अधिकार क्षेत्र हैं और आर्टिकल 137 कानून की न्यायिक समीक्षा। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रोविजन है। और एक मैंने आपको ऊपर बता दिया था आर्टिकल 143 के बारे में। क्या था? आर्टिकल 143। तो इसमें हमारा जो राष्ट्रपति महोदय है वह किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, लेकिन उसे मानना है या फिर नहीं मानना है वह डिपेंड करता है राष्ट्रपति के ऊपर। अब हम लोग आगे बात करेंगे हमारे देश में जो राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल से भी प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 152 इसमें दी गई है राज्यपाल की परिभाषा। तो ये आपको वैसे याद नहीं रखना है, राज्यपाल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर कहा गया है अनुच्छेद 153 में कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या होगा? जो हमारे राज्य होंगे उन सभी राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, उसी प्रकार से जो राज्यपाल होते हैं वे राज्य के नाम मात्र प्रमुख होते हैं। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 154 की। तो इसमें राज्यपाल के शक्तियों के बारे में बताया गया है। फिर बात करें अनुच्छेद 155 की। तो इसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय होंगे उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 161 के बारे में। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वे अनुच्छेद 72 के द्वारा किसी को क्षमा कर सकते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे राज्यपाल होते हैं वे अनुच्छेद 161 के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को क्षमा कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान दिए गए हैं राज्यपाल के बारे में। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है कि अनुच्छेद 152 राज्यपाल की परिभाषा, अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 154 इनकी शक्तियों का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी और अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो ये हमने बात कर ली राज्यपाल के बारे में। अब बात करेंगे राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। तो जैसे हमने केंद्र के मंत्रिपरिषद के बारे में बात की थी, उसी प्रकार से आइए राज्य मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 163 की। तो इसमें सिंपली जो हमारे राज्य के मंत्रिपरिषद होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 164 की। तो इसमें राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में कहा गया है कि हमारे राज्यपाल के पास में ये शक्ति होगी कि राज्यों के मुख्यमंत्री की वह नियुक्ति कर सकता है। अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि राज्यपाल जिसे चाहे उसे नियुक्ति कर दे। जो यहाँ पर चुनाव होते हैं उस चुनाव में जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति की जाती है राज्यपाल महोदय के द्वारा। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 165 की। तो इसमें हमारे महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं केंद्र सरकार के, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल होते हैं राज्य सरकार के। तो राज्य सरकार का यह वकील होता है और इसके बारे में अनुच्छेद 165 में बताया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब राज्य मंत्रिपरिषद की हमने बात कर ली, तो राज्य विधानमंडल की हम लोग बात करेंगे। तो राज्य विधानमंडल की बात करें तो पहले आपको याद रखना है अनुच्छेद 168 के बारे में। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो भी हमारे राज्य होंगे उन राज्यों का एक विधानमंडल होगा। क्या होगा? उनका एक विधानमंडल होगा। ये बात बताई गई है अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 169 ये एनटीपीसी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसमें कहा गया है कि जो भी हमारे राज्यों में विधान परिषद होंगे उनका गठन कैसे किया जाएगा या फिर उनकी समाप्ति कैसे की जाएगी,
मतलब ये है कि जो हमारे विधान परिषद होते हैं वह कंपलसरी नहीं होते हैं। इनकी शक्ति राज्यों के पास में होती है, संसद के पास में होती है कि वे अगर चाहें तो किसी राज्य में इनका गठन कर सकते हैं या फिर उनकी समाप्ति को कर सकते हैं। तो एनटीपीसी में कई बार ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि किन राज्यों में विधान परिषद है। तो चलिए नीचे कमेंट में आप बता दीजिएगा। वैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो नीचे आप कमेंट में बता दीजिएगा कि कहाँ पर आपको विधान परिषद मिलेंगी। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 70 की। तो अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 80 के बारे में, तो उसमें आपके राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया था। उसी प्रकार से जो हमारे राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनकी संरचना कैसे होगी, यानी कि कितने मेंबर वगैरह होंगे, उनके बारे में अनुच्छेद 170 में बताया गया है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 171 की बात करें तो इसमें विधान परिषद की संरचना के बारे में बात की गई है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि अनुच्छेद 168 विधानमंडल, अनुच्छेद 169 विधान परिषद का गठन और समाप्ति, अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना, ये चीजें हमारे राज्य विधानमंडल के अंतर्गत शामिल हैं। फिर अब हम लोग आगे चलेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। तो उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ से भी आपको 3 से 4 आर्टिकल याद रखने हैं। जैसे कि पहला आर्टिकल है 214। अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि जो भी हमारे राज्य होंगे उन राज्यों के लिए एक होगा हाई कोर्ट। क्या होगा? उन राज्यों के लिए एक होगा हाई कोर्ट। उसी प्रकार से अनुच्छेद 216 की बात करें तो इसमें हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। किसकी? हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 226 तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अनुच्छेद 32 के बारे में कि उसके माध्यम से अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट। उसी प्रकार से अनुच्छेद 226 के द्वारा मूल अधिकारों के संरक्षण के संबंध में हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है। और परीक्षा में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि किस मामले में हमारे देश में जो हाई कोर्ट होता है उसकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यही मूल अधिकार से संबंधित रिट वाला मामला होता है। यानी कि अनुच्छेद 226 के द्वारा हमारे यहाँ देश में जो हाई कोर्ट है उनके पास में सुप्रीम कोर्ट की तुलना में कहीं ज़्यादा प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि उनके पास में ज़्यादा शक्ति दी गई है। और फिर आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 231 के बारे में। तो अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 हाई कोर्ट के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 226 जो हमारा हाई कोर्ट रिट जारी करता है। और अनुच्छेद 231 कि 2 या उससे अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। यानी कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो हमारे हाई कोर्ट होंगे वह किसी एक राज्य के लिए होंगे, यानी कि अलग अलग राज्यों के अलग अलग होंगे। ऐसा भी संभव है कि जो हमारे देश में राज्य हैं उनके लिए अलग अलग हाई कोर्ट ना हो और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कोई एक हाई कोर्ट हो। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 231 में दिया गया है। तो चलिए नीचे कमेंट में बताइएगा कि हमारे देश में इस समय तक कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। आगे हम लोग अब बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो ये जो अनुच्छेद है बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन एनटीपीसी के एग्जाम में इनसे भी आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले अनुच्छेद के बारे में। तो ये हमारा अनुच्छेद है 249। तो आप लोगों ने संविधान में पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में कुछ सूचियां दी गई हैं और इन सूचियों में ये बताया गया है कि कौन सी सूची ऐसी है जिनके ऊपर हमारे राज्य कानून बना सकते हैं, कौन सी सूची ऐसी है जिनमें हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं और कौन सी ऐसी सूची है कि जिसमें हमारे राज्य या फिर केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारे संविधान में एक अनुच्छेद 249 दिया गया है और इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि अगर कोई राज्य सूची का विषय नेशनल इंपॉर्टेंस का है तो उसके ऊपर संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। यानी कि राज्य सूची के विषय के ऊपर भी हमारी संसद कानून बना सकती है और इसके बारे में अनुच्छेद 249 में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 262 की। तो इसमें बात की गई है रिवर डिस्प्यूट की, यानी कि जो हमारे नदी जल विवाद होते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। जैसे आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध जल विवाद के बारे में पढ़ा होगा जो हमारे कावेरी रिवर को लेकर के है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, इन सभी राज्यों में। तो उसके बारे में बात इस अनुच्छेद में की गई है कि किस प्रकार से इनका निपटारा किया जाएगा। या फिर आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो हमारे नदी जल विवाद होते हैं उनके बारे में आर्टिकल 262 में बताया गया है।
फिर बात करते हैं अनुच्छेद 263 की। तो इसमें बात की गई है अंतर्राज्यीय परिषद की। तो अंतर्राज्यीय परिषद आपने सुना होगा कि कई सारे हमारे यहाँ पर अंतर्राज्यीय परिषद होती हैं जिनमें हमारे राज्यों को साथ में रखा जाता है और इनकी समय समय पर मीटिंग होती है जिसमें हमारे गृह मंत्री शामिल होते हैं। तो अंतर्राज्यीय परिषद ये भी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 263 में इसके बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 266 की, यानी कि आर्टिकल 266 की। तो इसमें संचित निधि के बारे में बताया गया है, यानी कि जो हमारी भारत सरकार होती है उसके पास में जो टैक्स वगैरह से पैसा जाता है वह जहां पर जमा किया जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं संचित निधि या फिर कंसोलिडेटेड फंड। तो इसके बारे में अनुच्छेद 266 में बताया गया है। फिर एक हमारा होता है इमरजेंसी फंड, जिसे हम लोग आपातकालीन निधि के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में अनुच्छेद 267 में बताया गया है। तो बस अंतर्राज्यीय या जो हमारे केंद्र राज्य संबंध होते हैं उनके बारे में आपको ये 5 अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, जिनमें से हमारा पहला है आर्टिकल 249, दूसरा हमारा है अनुच्छेद 262 नदी जल विवाद से संबंधित है, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है, अनुच्छेद 266 ये आपके संचित निधि से संबंधित है और अनुच्छेद 267 ये हमारे आपातकालीन प्रावधानों से जो हमारे आपातकालीन निधियां होती हैं उनसे संबंधित है। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। तो एनटीपीसी में इनसे भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो पहले आपको याद रखना है भारत के महान्यायवादी के बारे में, यानी कि जो हमारे यहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता है। मैंने अभी आपको बताया कि अनुच्छेद 165 में ये कहा गया है कि हमारे जो राज्य होंगे उनके लिए एक होगा एडवोकेट जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। उसी प्रकार से जो हमारी केंद्र सरकार होती है उसके लिए भी एक वकील होता है, यानी कि सरकार का एक विधि अधिकारी होता है, जिसे हम लोग भारत के महान्यायवादी के बारे में रूप में जानते हैं और इसके बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में हमारे महान्यायवादी हैं कौन? तो ये हैं के वेणुगोपाल। कौन है? के वेणुगोपाल। उसके बाद में आप ध्यान रखेंगे आर्टिकल 148 के बारे में। तो हमारी जो सरकारें होती हैं उनके व्यय का, यानी कि उनके जो खर्चे होते हैं उनका लेखा जोखा रखती है कैग, और इससे के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू इस पद पर हैं और ये भी हमारा एक संवैधानिक पद है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 148 में इसके बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और अनुच्छेद 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण हमारे यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं, जिसमें हमारा पहला है विधि आयोग। कौन सा है? ये विधि आयोग नहीं है, ये हमारा है वित्त आयोग। ध्यान रखिएगा, ये हमारा है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन से भी आपके प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इसके बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया है। उसके बाद में हमारा आता है अनुच्छेद 315। तो इसमें यूपीएससी के बारे में बताया गया है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो हमारे यहाँ पर अखिल भारतीय लोक सेवा परीक्षाओं का आयोजन करवाती है, उसके बारे में अनुच्छेद 315 में बताया गया है। और एक हमारा होता है आर्टिकल 324 यानी कि अनुच्छेद 324, और इसमें निर्वाचन आयोग यानी कि जो हमारे यहाँ पर चुनाव आयोग है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आपको यहाँ पर इसके बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ। अनुच्छेद 280 इसमें बताया गया है हमारे वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 315 इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 324 इसमें हमारे देश में एक निर्वाचन आयोग होगा, ऐसा प्रावधान दिया गया है। तो नीचे आपके लिए 3 प्रश्न है। आपको बताना है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन कौन है और इस समय हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो इन सभी के नाम आपको नीचे कमेंट में बताने हैं। अब हम लोग आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एक हमारा होता है आर्टिकल 330। तो लोकसभा में जो हमारे एससी और एसटी कम्युनिटी के आरक्षण होते हैं उनके बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया है। उसके बाद में होता है अनुच्छेद 332। तो हमारे राज्य विधानसभाओं में जो एससी एसटी कम्युनिटी का आरक्षण होता है इसके बारे में अनुच्छेद 332 में बताया गया है। फिर हमारा होता है अनुच्छेद 335। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो सेवा और पदों में, यानी कि जो हमारे यहाँ पर सर्विसेज होती हैं या जो भी हमारे अन्य पद होते हैं उनमें एससी और एसटी कम्युनिटी का जो आरक्षण है उसके बारे में अनुच्छेद 335 में बताया गया है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए की। तो ध्यान रखिएगा
आर्टिकल 338 में हमारे एससी आयोग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 338 में एसटी आयोग के बारे में बताया गया है। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 338 बी की, तो ये पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताता है और 103वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। और सुबह ही मैंने संविधान संशोधन जो हमारे 100वां, 101वां, 102वां, 103वां और 104वां रहा है उसके ऊपर वीडियो बना दी है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर के आई बटन पर उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए एक बार फिर से इसे हम लोग रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 330 लोकसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, अनुच्छेद 332 राज्य विधानसभा में एससी और एसटी का आरक्षण, अनुच्छेद 335 सेवा और पद में एससी और एसटी का आरक्षण, अनुच्छेद 338 एससी आयोग के बारे में, अनुच्छेद 338 से एसटी आयोग के बारे में और अनुच्छेद 338 बी में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में प्रावधान दिया गया है और ये आपके 103वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। फिर आगे हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 343 की। तो एनटीपीसी में 2 बार इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि हमारे भारत की राजभाषा क्या होगी। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया है, तो ये हमारी है हिंदी। कौन सी है? हमारे देश की राजभाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है पुनः, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 243 ए से अनुच्छेद 243 ओ तक। तो इसमें जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं उनके बारे में बताया गया है और जो हमारे यहाँ पर संशोधन हुआ था 73rd था शायद, तो 73वां ही था। तो इसमें ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था अनुच्छेद 243 ए से ओ के बीच में, और एक हमारा है अनुच्छेद 243 पी से जेड जी तक। इसमें नगर पंचायतों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो कई सारे इसमें आर्टिकल हैं। बस एक आप बेसिक आइडिया रखिएगा कि जो हमारे यहाँ पर संशोधन के माध्यम से ग्राम पंचायत और जो हमारे नगर निगम होते हैं उनके प्रावधान किए गए थे, उन सभी के बारे में अनुच्छेद 243 ए के जेड जी के बीच में दिया गया है। अब हम लोग आगे कुछ अन्य की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपातकालीन प्रावधान हो गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपातकालीन प्रावधानों की बात करें तो एनटीपीसी से 5 से 7 प्रश्न इससे भी आपके पूछे जा चुके हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हमको 4 अनुच्छेदों के बारे में याद रखना है। पहला कौन सा है? तो पहला हमारा होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जिसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी के नाम से जानते हैं। तो अगर युद्ध जैसी स्थिति या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाता है, उस स्थिति में हमारे राष्ट्रपति के द्वारा जो केंद्रीय कैबिनेट होती है या जो हमारे यहाँ पर संसद है, उसके द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है। फिर हमारा होता है अनुच्छेद 356। तो अगर किसी भी राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो सरकार काम कर रही है उसका जो मेजॉरिटी है वह यहाँ पर कम हो गया, या किसी प्रकार से अन्य संवैधानिक तंत्र विफल होता है, तो उस स्थिति में 356 के अंतर्गत उस राज्य में राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। यानी कि जो हमारे वहाँ पर मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं वह सब काम नहीं करते हैं और राज्यपाल उस राज्य का हो जाता है प्रमुख। उसके बाद में अनुच्छेद 360 है। तो ये हमारा वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है और सुबह वाले शिफ्ट में ही इससे प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है उसके बारे में अनुच्छेद 360 में बताया गया है। और ये जो अनुच्छेद है यानी कि ये जो आपातकाल है वह अभी तक हमारे देश में एक बार भी लागू नहीं किया गया है। एक हमारा आर्टिकल और है जो कि है अनुच्छेद 365, और कई बार लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है। देखिए, जो हमारे राज्यों में आपातकाल लगाए जाते हैं वह 2 तरीके से लगाए जाते हैं। कौन कौन सा हो गया? एक तो होता है अनुच्छेद 356, यानी कि जो राज्यों का संवैधानिक ढांचा होता है अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई कमी होती है तो फिर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन अगर हमारी केंद्र सरकार के द्वारा संवैधानिक दायरों के अंतर्गत राज्यों को कोई निर्देश दिया जाता है और अगर वह राज्य उस पार्टिकुलर निर्देश को यहाँ पर नहीं मानता है तो फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये हमारे 2 चीज़ें होती हैं जिनके माध्यम से किसी राज्य में आपातकाल लगाया जाता है।
और एक हमारा आखिरी अनुच्छेद है जिसे हम लोग आर्टिकल 368 के नाम से जानते हैं। तो इसके माध्यम से हमारे संविधान में किसी प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमने लगभग 1 घंटे से कम समय में जो भी हमारे संविधान संशोधन थे या जो भी हमारे महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप अगर आपको एनटीपीसी का एग्जाम देना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।